बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के गहरे अंधेरे ने सब कुछ अपनी आगोश में ले रखा था। शहर की गलियां, चौराहे, सब कुछ बेजान वीराने का मंजर पेश कर रहा था। कहीं कहीं दूर घरों में लगे बिजली के बल्ब की रोशनी से कुछ हद तक रोशनी नजर आ रही थी। आज आसमान भी काफी साफ था। आसमान में टिमटमाते तारे बहुत ही साफ नजर आ रहे थे, लेकिन हर चीज से मुझे खौफ हो रहा था। ऐसे में दूर से आती एक टैक्सी की लाइट ने मेरी आंखों को चुंधिया दिया था। मैं अपनी आंखों को हाथ की ओट में रोशनी से बचाते तेज तेज कदमों से उसी तरफ बढ़ने लगी थी। टैक्सी मेरे पास आकर रुकी तो मैंने अपने हाथ में मौजूद वो कागज उस ड्राइवर को दिखाया जिस पर एक पता लिखा हुआ था। ड्राइवर ने गहरी नजर मुझ पर डाली, मुझे सर से पांव तक देखा और फिर कुछ सोचते हुए मुझे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। मैं बिना कुछ बोले टैक्सी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई थी। अब ड्राइवर ने गाड़ी चलाना स्टार्ट की तो मैंने एक सुकून का सांस लिया। काफी देर हो चुकी थी, इसलिए मुझे थकान और नींद का एहसास भी होने लगा था। मैंने सर को सीट के साथ लगाते हुए जरा देर के लिए आंख बंद कर ली थी। थोड़ी ही देर बाद मेरी आंख एक हल्के से झटके पर खुल गई थी। गाड़ी अब रोड से उतरकर कच्चे रास्ते की तरफ जाने लगी थी और कच्चे रास्ते पर चलने के बायस हल्के हल्के झटके महसूस होने लगे थे। मैंने अपने हाथ में मौजूद घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि मंजिल पर पहुंचने में अभी कितना वक्त लगेगा। उसने आधा घंटा मजीद कहकर गाड़ी की रफ्तार कुछ बढ़ा दी थी और ठीक आधे घंटे बाद जब गाड़ी रुकी तो मैंने एक गहरी सांस लेकर शुक्र अदा किया था। ड्राइवर ने उससे आगे जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि बहुत ही वीरान इलाका था और पास ही के जंगल से आने वाले जानवरों की आवाजें माहौल में काफी खौफ पैदा कर रही थी। मैंने गाड़ी से उतरकर उस टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और वहीं खड़ी उसके जाने का इंतजार करने लगी थी। वो बहुत ही हैरानी से मुझे घूरने लगा था। उसे शायद ताज्जुब इस बात का था कि मैं रात के इस वक्त इस वीरान इलाके में क्या करने आई हूँ। लेकिन फिर मैंने उसे जाने का इशारा किया तो वो वापसी की तरफ रवाना हो गया। मैं दूर तक उस टैक्सी को जाते हुए देख रही थी। जब तक वो मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गई तब तक मैं वहीं खड़ी रही थी और फिर चंद मिनट पैदल चलने के बाद मैं उस घर के सामने खड़ी थी। उस इलाके में बिजली या रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए मैंने अपने साथ लाई टार्च रोशन कर ली थी। इस घर के गेट तक पहुंचकर मैंने इधर उधर देखकर जायजा लिया, लेकिन यहाँ पर किसी इंसानी वजूद का नामो निशान नहीं था। घर का गेट लोहे का और बहुत ही बड़ा था जो बाहर से बंद था, लेकिन उस पर ताला नहीं लगा हुआ था। इसलिए मैं उसे खोलने की कोशिश करने लगी तो ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से इसे खोला नहीं गया था। जंग जम जाने की वजह से बहुत तेजी से बंद हुआ था। मैंने इधर उधर देखकर एक पत्थर उठाया और 2-3 बार उस दरवाजे की कुंडी पर मारा तो जंग आलूद ताला टूट गया था। फिर गेट खोलकर मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा तो मेरे कदमों के नीचे आते दरख्तों के खुश्क पत्ते बहुत ही डरावनी आवाज पेश करने लगे थे। लेकिन आज मेरी हिम्मत इतनी बुलंद थी कि कोई भी चीज मुझे डरा नहीं सकती थी। मैं अपने अंदर चलती जंग की आग में ऐसी जल रही थी कि जल्द से जल्द इस घर के अंदर पहुंचकर अपने दिल का सारा गुबार उतारना चाहती थी। इस घर के सहन को पार करके मैंने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो फौरन से बिजली भी आ गई थी। वैसे भी मुझे इस वीरान इलाके में बिजली के आने की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अब पूरा घर रोशन हो गया था। घर का जायजा लेने पर मैंने महसूस किया कि यह घर काफी शानदार था, लेकिन इस घर का हर दरवाजा बाहर से बंद था, इसलिए मुझे अंदर जाने के लिए सारे ही दरवाजे खोलने पड़ रहे थे। बड़े से बरामदे को पार करके मैं एक हाल के पास पहुंची थी जिसके अंदर बहुत सारे कमरे थे और मैं हैरानी से देखकर यह सोचने लगी कि वो ना जाने कौन से कमरे में मौजूद होगा। मैं एक एक कमरे के दरवाजे को बगौर देखने लगी। उनमें से एक दरवाजा बाहर से बंद नहीं था। मैंने जल्दी जाकर उस दरवाजे को खोला तो सामने ही वो खड़ा था। वो कमरे में इधर से उधर टहल कर शायद मेरा ही इंतजार कर रहा था। दरवाजा खुलते ही उसने दरवाजे की तरफ देखा तो मुझ पर नजर पड़ते ही उसके परेशान चेहरे पर इत्मीनान आ गया था और मैंने भी अपना सफर मुकम्मल होने पर सुख का सांस लिया था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराया था। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामकर मुझे गले से लगा लिया था। उसने अंदर आने का कहा और मैं उसके साथ जाकर अंदर मौजूद कुर्सी पर बैठ गई थी। उसने मेरे सामने ही जमीन पर बैठे हुए मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए थे और हसरत भरी निगाहों से मुझे देखते हुए पूछने लगा था कि थक गई हो। मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया था। उसने कहा कि बस ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सफर था जिसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है। आज के बाद किसी भी तकलीफ, किसी भी परेशानी को तुम तक पहुंचने के लिए मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा।
میں نے اس کے اپنے لیے فکر مندی دیکھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، جس سے سکون محسوس کرتے ہوئے وہ میرے گھٹنے پر سر رکھ کر آرام محسوس کرنے لگا تھا، اور مجھے آج اس کے پاس آ کر اپنی زندگی مکمل ہوتی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے کی ضرورت تھی، تبھی قدرت نے ہمیں یوں ملایا تھا۔ اس نے اٹھ کر میرے ماتھے کا بوسہ لیا تھا تو میں نے دل کی گہرائیوں تک اس کی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ مجھے کرسی سے اٹھ کر اس نے اپنے سامنے کھڑا کیا تو میں نے شرما کر آنکھیں جھکا لی تھی۔ اس نے میرا چہرہ اوپر کرتے ہوئے مجھے اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لیا تھا۔ میں اس کے سینے سے لگ کر اس کی دھڑکنوں کو بہت اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ کے لیے ایک جن ذات کو اپنا جیون ساتھی چنا تھا۔ مجھے جلد سے جلد اس کی دنیا میں جانا تھا۔ میرے ساتھ زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوا تھا جس نے مجھے یہ فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا نام سنبل ہے۔ میں نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی تھی جس کے سارے ہی افراد دودھیا سفید رنگت کے مالک تھے۔ حسن جیسے ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ میرا قصور یہ تھا کہ ان سب کے بیچ میں ہی ایک بدصورت لڑکی تھی، کیونکہ میرا رنگ اپنی نانی پر گیا تھا۔ میری نانی کا تعلق بنگال سے تھا، اس لیے وہ سانولی تھی۔ نہ جانے میرے نانا کے ساتھ ان کی شادی کیسے ہو گئی تھی اور انہوں نے سانولی ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ زندگی کیسے گزاری تھی۔ ان کی اولاد میں بھی کوئی سانولا نہ ہوا تھا، سبھی لوگ اپنے باپ کے خاندان پر گئے تھے۔ میری اماں بھی سفید رنگت کی مالک تھیں، لیکن یہ دوسری پیڑھی میں آ کر میں نے ہی ان پر جانا تھا۔ میرا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تمام گھر والوں کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ کیل بن کر میرے دماغ میں لگ رہے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر خون آلود نظروں سے اپنے گھر والوں کو دیکھا اور کہنے لگی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو ایسی کوئی غلطی نہیں کی جس کی بنیاد پر وہ لوگ مجھے ٹھکرا کر گئے ہیں۔ اتنے میں میری سوتیلی ماں آگے بڑھی اور بالوں سے پکڑ کر میرے اٹھے ہوئے سر کو جھکانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی، لیکن اس بار مجھے ان سب کو یہ سمجھانا ہی تھا کہ ان سب کا طریقہ غلط تھا۔ وہ مجھ سے جان چھڑانے کی خاطر بنا دکھائے اور لڑکے سے بنا ملوائے ہی میرا رشتہ طے کر بیٹھے تھے، تو آخر ایسا ہی ہونا تھا۔ منگنی کی انگوٹھی پہناتے وقت جب اس لڑکے نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے دیکھا تو انگوٹھی پہنانے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ گورا تھا اور میں کالی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ رشتہ بالکل بے جوڑ تھا۔ وہ گورا چٹا تھا اور اس کے ہاتھ میں آ کر میرا ہاتھ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی نے سیاہی کی بوتل انڈیل دی ہو۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا جب مجھے دیکھنے والوں نے دیکھتے ہی مجھے ناپسند کر دیا ہو، بلکہ یہ کئی بار ہو چکا تھا۔ سب لوگوں کے سامنے پیش ہوتے ہوتے میں تھک چکی تھی۔ میں گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ میری والدہ کی تو میرے علاوہ کوئی اولاد ہی نہیں تھی، لیکن اماں کی وفات کے بعد ابا نے جس عورت سے شادی کی تھی اس کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ میں ان سب سے بڑی تھی اور سبھی جوان ہو چکے تھے۔ میری سوتیلی ماں ان سب کے رشتے کروانے سے پہلے مجھے بھیا کر اپنے گھر بھیجنا چاہتی تھی۔ اس کی سوچ تو غلط نہیں تھی، لیکن میرا نصیب ہی غلط تھا، تو کیا کرتے؟ وہ کئی رشتے کروانے والیوں کو میری تصویریں دے چکی تھی، لیکن کہیں سے بھی میرے لیے رشتہ نہ آیا تھا۔ اب اس نے اپنی طور پر کوشش کرنا شروع کر دی تھی، جس کی بنیاد پر مجھے دیکھنے اکثر لوگ آتے رہتے اور ٹھکرا کر چلے جاتے تھے۔ یہ رشتہ بھی میری سوتیلی ماں نے کیا تھا، لیکن اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اس دفعہ لڑکے والوں کو میری کوئی تصویر نہیں دکھائی تھی اور نہ ہی مجھ سے ملوایا تھا۔ انہوں نے بس اتنا بتا کر یہ رشتہ جوڑ دیا تھا کہ لڑکی ہماری بڑی بیٹی ہے۔ ایسے میں خوبصورت ماں کو دیکھ کر انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جیسی ماں ہے ویسی ہی بیٹی بھی ہوگی۔ لڑکے کا بھی کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، تو اس نے یہ بات ہمارا رواج سمجھ کر مان لی تھی کہ شادی سے پہلے لڑکی دکھانے کا رواج نہیں ہے۔ لیکن منگنی کے وقت میرا چہرہ بھلے ہی گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا، لیکن ہاتھ دیکھ کر ہی وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ ایسے میں میرے گھر والوں کا سارا کیا ہوا انتظام بے سود ثابت ہوا تھا، اور آخر میں سب کی قہر آلود اور غصے والی باتوں کی برسات مجھ پر ہی برسنے لگی تھی۔ کوئی کہتا کہ اسے اب گھر سے ہی نکال دینا چاہیے اور کسی شیلٹر ہاؤس میں بھیج دینا چاہیے، تو کوئی کہتا کہ جب تک اس کا کالا سایہ ہمارے اوپر پڑا رہے گا تب تک ہماری قسمت بھی نہیں کھلنے والی۔ کوئی کہتا اسے زہر دے دینا چاہیے تاکہ ہمیشہ کے لیے بات ہی ختم ہو جائے۔ یہ میرے سوتیلے بہن بھائیوں کے میرے بارے میں تاثرات تھے جو وہ سب ایک ایک کر کے بیان کیے جا رہے تھے۔ ان سب کے درمیان کھڑا میرا سگا باپ بھی ان سب کی رائے سے متفق تھا۔ بابا نے نفرت بھری نگاہ ڈال کر مجھے دیکھتے کہا تھا کہ کاش میں نے تیری ماں سے کبھی شادی ہی نہ کی ہوتی، یا پھر پیدا ہوتے ہی تیرا گلا گھونٹ دیا ہوتا۔ مجھے تم سے نفرت ہے۔ تم ہم سب کی زندگیوں میں کالا سیاہ دھبا بن گئی ہو۔ سب کی کڑوی باتیں سنتے سنتے میں بھی طیش میں آ گئی تھی۔ میں نے کہا تم باپ ہو یا کوئی کسائی،
कम से कम तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास होना चाहिए था, और तुम हो कि इन सब के साथ मिलकर मेरे ही जख्मों पर नमक छिड़कने लगे हो। इतने में मेरी सौतेली माँ आगे बढ़ी और मेरे बाल नोचते हुए मुझे जमीन पर गिराकर लाते मारकर बोलने लगी कि बेशरम बाप के आगे जबान लड़ाती है। फिर मेरे सौतेले बहन भाइयों ने भी अपना फर्ज समझते हुए मुझे मारने में अपना हिस्सा डाला, और उन सब की लातों, घूंसों और जूतों का मैं तब तक निशाना बनती रही जब तक उन सब के दिलों की आग कुछ न हुई थी। मुझे मार मार कर आध मरा करने के बाद वो सभी मुझे गालियां आवर बद्दुआएं देते अपने अपने कमरों में चले गए थे। सबके साथ मेरा बाप भी खामोश तमाशाई की तरह मेरे दर्द का तमाशा देखकर चला गया था। मैं दर्द से कराहने लगी थी। मुझ में जमीन से उठने की भी जान नहीं थी। खुद को जमीन पर घसीटते हुए मैं अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी, और कमरे के दरवाजे के पास ही मैं सुबह तक पड़ी रही थी। दर्द से चूर चूर रोते हुए ना जाने कब मेरी आंख लग गई थी। सुबह देर तक मैं वहीं सोती रही थी। चंद रोज मेरे अपने कमरे में ही बंद होकर गुजरे थे, क्योंकि कामकाज करने के लायक भी मैं नहीं रही थी, इसलिए मुझे वहीं छोड़ा गया था। भूख लगती तो कभी रात कभी दिन में किचन से खाना लेकर खा लेती। इसके अलावा किसी को कोई परवाह नहीं थी कि मैं जिंदा हूं कि अपने कमरे में पड़ी पड़ी मर गई हूं। 8 रोज यूं मेरे बड़ी तकलीफ में गुजरे। जिस्मानी दर्द की तकलीफ इतनी जोर की मिली थी कि अब रिश्ता टूटने का भी दुख फीका पड़ गया था। मेरा जिस्म सांवला था, इसलिए ना कोई नील पड़ा, ना किसी को दाग दिखा था। वैसे भी कौन सा देखकर भी मेरे दर्द का किसी को एहसास होना था। इस दुनिया में सारे एहसास बस खूबसूरत लोगों को ही तो हासिल थे। यह आखिरी रिश्ता टूटने के बाद घर वालों ने मेरी शादी करने की उम्मीद बस छोड़ ही दी थी। अब ना कोई कोशिश करता, ना मुझे कोई दर्द मिलता। घर में मेरी हैसियत एक नौकरानी ही की रह गई थी। किसी काम काज के लिए सौतेली माँ आवाज देती तो ठीक, वरना मुझे कमरे में बंद रहना ही पड़ता था। उन लोगों की जली कटी बातें सुनने से मुझे अब यही बेहतर लगता था। मेरे बाप ने भी मेरी शादी करके इस घर से रुखसत करने की शर्त खत्म कर दी थी। मेरी सौतेली माँ को अब अपनी बेटियों के रिश्तों की फिक्र लग गई थी। उन्होंने बेटियों के साथ साथ बेटे के लिए भी लड़की देख ली थी। उन सब के रिश्ते बहुत ही जल्द मिल गए थे। ये सब उनके चमकते चेहरों का कमाल था। जिस बहन का भी रिश्ता हुआ, मुझे उस रोज कमरे में ही बंद रहने का कहा गया था। मेरी सौतेली माँ ने खुद आकर कहा था कि सुंबल, कहीं तुम्हारी वजह से मेरी बेटियों के ससुराल वाले भी वापस ना पलट जाएं, इसलिए जब भी घर में मेहमान आए तुम अपने कमरे से बाहर मत आया करो। मैंने उनके हुक्म को मानकर ऐसा ही किया था, और अपनी बहनों के दूल्हे कैसे थे ये मुझे पता तक नहीं था। बाप ने उस रोज के बाद मेरी शक्ल तक नहीं देखी थी, वो भी मुझे भूल चुका था। मैं अब अक्सर जब खुद को अकेला महसूस करती तो कब्रिस्तान में अपनी माँ की कब्र पर चली जाती थी। वहां बैठकर रोने से ही अब मुझे सुकून मिलता था। उन दिनों मेरी बहन की शादी थी, जब सौतेली माँ ने कहा था कि किसी भी रस्म के दरमियान तुम्हें अपने कमरे से बाहर नहीं आना। तब मैं सबसे चुप कर बाहर निकल आई थी और कब्रिस्तान का रुख कर लिया। मुझे पता था उन लोगों की धूम धाम देर रात तक चलनी है, इसलिए मैंने पूरा दिन घर का रुख ही न किया था। माँ की कब्र से लिपट कर मैंने पूरा दिन उसी जगह गुजारा था। मुझे वहीं लेटे लेटे नींद आ गई थी। आंख खुली तो रात का अंधेरा दिन की रोशनी पर हावी होने लगा था। मुझे कब्रिस्तान में बैठने से अब खौफ आने लगा था। वो मगरिब से कुछ देर बाद की बात थी, जब मैं घर जाने के लिए वहां से उठ खड़ी हुई थी। तब पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, कौन हो तुम? तो मेरी जान लबों पे आ गई थी। एक तो इतनी वीरानी और कब्रिस्तान का सुनसान इलाका था। मैंने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया तो उसने सामने आकर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। सामने से देखा तो वो मेरे जैसी रंगत वाली एक सांवली सी औरत थी, लेकिन उसका हुलिया बहुत ही बुरा था। मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थी और उसके हाथ में मेरे मुंह पर इतने सख्त महसूस हो रहे थे जैसे किसी ने खुरदरा पत्थर रख दिया था। मैंने फौरन उसका हाथ अपने मुंह से हटाया तो उसने पूछा, कई रोज से मैं तुम्हें इस जगह देख रही हूँ, कौन हो तुम और यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? कोई जादू टूना करके यहाँ दबाने तो नहीं आई हो? मैंने कहा, ये मेरी माँ की कब्र है, मैं इसीलिए यहाँ रोज आती हूँ। उसने अम्मा की कब्र की तरफ देखते हुए कहा, यह तो बहुत पुरानी कब्र है और इतने सालों बाद तुझे माँ की इतनी जरूरत पड़ गई कि तू हर रोज ही आने लगी है। उसके सवाल पे सवाल करने से तंग आकर मैं रो पड़ी थी। कहा था कि जमाने ने बहुत सताया है, इसलिए माँ की आगोश की तलाश में यहाँ तक पहुंच गई थी। अब लगता है कि यहाँ पर भी तुम सुकून लेने नहीं दोगी। मैं उस पर गुस्सा करने लगी तो वो हंसकर बोली, कोई बात नहीं, मैं यहीं करीब रहती हूँ, इसलिए रोज ही तुझे देखती रहती हूँ। आज अंधेरे में भी तू यहीं बैठी रही, इसलिए पूछने चली आई थी। फिर उसने कहा, रात तो वैसे भी हो गई है, आजा, मैंने खाना पकाया है, पहले थोड़ा सा मेरे साथ खा ले फिर चली जाना। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी थी।
वो दूर तक कब्रिस्तान के अंदर तक चलती रही। फिर कब्रिस्तान के बीचों बीच मुझे एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। उसमें अंदर ही आग जल रही थी, इसलिए वो दूर से ही रोशन नजर आ रहा था। कब्रिस्तान में अब उसके अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। मैं उस औरत के साथ उस छोटे से कमरे के अंदर चली आई थी। कमरे में अंदर ही चूल्हे पर हांडी चढ़ी थी और उसी के पास एक आदमी बैठा था। उसका हुलिया भी उसी औरत की तरह बहुत ही मैला था। लंबे बाल उसके कांधों तक लटक रहे थे। उसे देखकर मुझे खौफ आने लगा था। उस औरत ने कहा, डरो नहीं, ये मेरा शौहर है। मैं इस कब्रिस्तान में झाड़ू लगाती हूँ और ये यहाँ का गोरकन है, इसलिए हम दोनों यहीं रहते हैं। मैं अभी तक खामोश थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि मुझे इसके साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने हांडी से एक प्लेट में कुछ निकाल कर मेरे सामने रखा। मैं एक नज़र उसको खाने पर डाली तो उसमें ओजड़ी के बड़े बड़े टुकड़े पड़े थे। वो देखकर मेरा दिल खराब होने लगा था। मैंने खाने से इनकार कर दिया और बोली, मुझे घर जाना है। उस औरत ने कहा कि सर्दी बहुत है, खा ले, ये अच्छी खुराक है। लेकिन मुझे उसकी बू से ही उबकाइयाँ आने लगी थी। मैं उठकर वहां से जाने लगी तो उस औरत ने यह कहकर मुझे रोक लिया कि मेरा शौहर तुझे छोड़ आएगा। रात बहुत हो गई है, रास्ते में कोई बदमाश मिल गया तो क्या होगा। मैं उसकी बात पर खामोशी से बैठ गई थी। वो दोनों हांडी में से ओजड़ी निकाल निकाल कर खाने लगे थे। मुझे ये मंजर बहुत ही अजीब लगा था। थोड़ी देर बाद वो आदमी उठा और मेरे साथ चलने लगा था। रास्ता भर उसकी तरफ देखने के लिए मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन उसके कदमों की आवाज़ मेरे साथ साथ ही महसूस हो रही थी। घर के थोड़ा करीब आकर ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि मेरे पीछे तो कोई भी मौजूद नहीं था। दूर दूर तक रास्ता बिल्कुल वीरान पड़ा था। मैं जल्दी से भागकर अपने घर के अंदर दाखिल हो गई थी और दरवाजे पर खड़ी होकर देखने लगी, लेकिन वो आदमी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अब मुझे उसके इंसान होने पर शक होने लगा था, क्योंकि कोई इंसान इतनी जल्दी कैसे नजरों से ओझल हो सकता था। मैं डरते डरते घर के अंदर आई थी। शुक्र है बाहर कोई मौजूद नहीं था। सभी लोग फंक्शन में थक कर सो चुके थे। पूरा घर लाइट से सजा हुआ था। मैंने अपने कमरे में जाकर टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। शदीद सर्दी थी, इसलिए कंबल ओढ़ते ही मुझे नींद आ गई थी। सुबह आंख खुली तो दिन के 11 बज चुके थे। रात बहुत देर सोने की वजह से मेरी आंख नहीं खुली थी। वक्त देखकर मैं एक झटका खाकर उठी थी और कमरे से बाहर आ गई थी। घर में भी कोई मौजूद नहीं था। सहन में मेरे बाबा अखबार पढ़ रहे थे। मैंने उनसे सबके बारे में पूछा तो एक नज़र गुस्से वाली मुझ पर डालते हुए उन्होंने कहा कि सब शॉपिंग करने के लिए गए हैं। तुम्हें कुछ खबर होती है कि घर में कितना काम होता है? अपनी माँ की थोड़ी भी मदद कर दिया करो। मैं भी उनके अल्फाज की जली हुई थी। पलट कर जवाब दिया कि कुछ खबर इस बेटी की भी ले लिया करें। आप ही की बीवी ने मुझे बाहर आने से मना कर दिया है। मैं अपने कमरे में मरूं या जीऊं, किसी को कोई परवाह नहीं होती। बाबा चिल्लाते हुए वहां से उठकर ये कहते हुए अंदर जाने लगे थे कि हाँ, आखिर वो क्या करती, इतनी बार तुम्हारी शादी करवाने की कोशिश कर चुकी है, अब क्या तुम्हारी खातिर अपने बच्चों की खुशियां भी कुर्बान कर दे। तुम तो हो ही पैदाइशी मनहूस, और अपने बाप के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनने की मुझे आदत थी, इसलिए मैं सहन में चाय की चुस्कियां लेने लगी थी। बैठे बैठे मुझे रात वाली बात याद आ गई थी, तो मैंने आज कब्रिस्तान जाने का इरादा कैंसिल कर दिया था और सारे लोग शॉपिंग करके वापस आ गए थे। घर में दाखिल होते ही वो चीज़ें मुझसे ऐसे छुपाने लगे जैसे पैकेट्स के अंदर से ही मेरी नज़रें उन्हें खा जाएंगी। लेकिन आज मैं उठकर अंदर नहीं छुपी थी, बल्कि वहीं बैठकर उन सब के जालिमाना सुलूक बर्दाश्त करने लगी थी। मेरी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सौतेली माँ ने मुझे खाना पकाने किचन में भेज दिया था। मुझे भी अपना जहन तब्दील होने का बहाना मिल गया था। मैं खाना बड़ी दिलचस्पी से बनाने लगी थी। वो सब लोग अपनी अपनी खरीदारी देखने में मसरूफ थे। घर के फोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी। वो बातें करने और हंसने में इस कदर महव थे कि फोन की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। मैं जो अकेली किचन में खड़ी थी, इसलिए जाकर फोन उठा लिया था। दूसरी तरफ से किसी अनजान आदमी की आवाज़ थी, जिसने शायद गलती से ये नंबर डायल कर दिया था। लेकिन एक लड़की की आवाज़ सुनकर वो मुझे बातों में उलझाने लगा था। वो मेरा नाम, उम्र और पता पूछने लगा था। मैं उसे टालने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो कॉल काटने पर बार बार कॉल करने लगा था। वो बहुत ही प्यार से बात करते मेरी आवाज़ की तारीफ कर रहा था। मैंने ये कहकर उसे टाल दिया था कि घर में इस वक्त सब लोग मौजूद हैं, मैं जब अकेली हुई आपसे बात करूंगी। उसने इस बात का वादा लिया और कॉल बंद कर दी थी। मैंने शुक्र अदा किया कि वो मान गया था, वरना इस बात को लेकर भी मुझ पर घर वालों ने बहुत जुल्म करना था। खाना खाकर सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे। शाम का वक्त होने वाला था। मेरा दिल कब्रिस्तान की तरफ खिंचा जा रहा था। माँ के पास बैठकर अपने दुख दर्द बोलने की मुझे आदत हो गई थी।
लेकिन वहां रहने वाले गोरकन और उस औरत के बारे में सोचकर ही मुझे डर लगने लगा था। मजबूरन मैं आज कब्रिस्तान भी नहीं जा सकी थी। घर में सब लोग सो चुके थे। आधी रात का वक्त था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बाहर ही टहल कर वक्त गुजारी कर रही थी जब हमारे घर के टेलीफोन की घंटी फिर से बजी थी। मैं दिन वाली बात अब तक भूल चुकी थी, लेकिन वो जो कोई भी था उसे मेरा वादा याद था। फोन उठाते ही मैंने उसकी आवाज पहचान ली थी, लेकिन बात करने से इनकार कर दिया था। उसने वादा याद दिलाकर मुझे मजबूर किया था। मैं उस वक्त अकेली थी, नींद भी आंखों से कोसों दूर थी, इसलिए वक्त गुजारी के लिए मैंने बात करना शुरू कर दी थी। वो इतना दिलचस्प बोलता था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई, और जब जब वो कहता कि मैं कॉल करूंगा मैं उसका इंतजार करने लगी थी। यूं कभी कभार बात करते करते ये सिलसिला हर रोज ही शुरू हो गया था। फिर दिन में कई कई बार हमारी बात होने लगी थी। मैंने अपने सारे दुख दर्द उसके साथ शेयर कर डाले थे। वो बिना देखे मेरा दीवाना हो गया था। मैंने उसे बताया भी था कि सांवली रंगत की वजह से मेरे कई रिश्ते टूट चुके हैं, लेकिन वो कहता था कि मुझे सिर्फ तुम्हारे दिल की अच्छाई से मतलब है, शक्ल सूरत से मुझे कोई मतलब नहीं। जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा मिला था जिसने मुझे ये अल्फाज कहे थे। मैं जो अपने सांवले रंगत की वजह से दुनिया की सताई हुई थी, जब मुझे ये एहसास हुआ कि सांवली रंगत के साथ भी मुझसे कोई मोहब्बत कर सकता है, तो मैं भी उसकी बातों में आने लगी थी। दिन रात खाते पीते सोते जागते अब मुझे वो याद आने लगा था। उसकी मोहब्बत को पाकर मुझ पर दुनिया की बातों का कोई असर नहीं होता था। घर वाले मुझसे जैसा भी सुलूक करते अब मुझे उनके रवैयों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो अपनी ही दुनिया में मगन रहने लगी थी। मोहब्बत को पाकर मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करने लगी थी। वो हर वक्त मेरा ख्याल रखता। मेरी तबीयत जरा सी खराब होती तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती थी। वो रात रात भर बार बार मुझसे फोन पर बात करता था। यहाँ हमारी बातों का सिलसिला 1 साल तक चलता रहा था। मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई थी। अब घर में भाई की शादी की तैयारियां चल रही थी। मेरा दिल भी चाहता था कि अब मैं अपने घर की हो जाऊं और इतना चाहने वाले इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं। इसलिए मैंने उसे रिश्ता भेजने का कहा। उसके वालिदैन दूसरे शहर रहते थे। वो अकेला ही रहता था। उसने कई बार मिलने की जिद की थी, लेकिन मैं ये सोचकर भी घबरा जाती थी, अगर मुझे देखकर उसने नापसंद कर लिया तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। अब उसकी तरफ से इनकार की मेरे दिल में कोई गुंजाइश न थी। मैं उससे इतनी मोहब्बत करने लगी थी कि लगता था कि अगर उसने मुझे ठुकरा दिया तो जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। फिर आखिरकार उसके बहुत ज्यादा असरार पर मैं एक बार उससे मिलने गई थी। मुझसे मिलकर भी उसकी मोहब्बत में कोई फर्क ना आया था, यानी कि मेरी रंगत का उसकी मोहब्बत पर कोई असर ना हुआ था। उसने खुद ही घर आकर मेरे बाप से मेरा हाथ मांगा तो घर वालों ने बिना कुछ सोचे ही फौरन हाँ कर दी थी। उन्हें तो मुझसे जान छुड़ानी थी, इसलिए उससे जल्द से जल्द शादी करने का कहा था। मेरे बाद मेरे भाई की शादी भी होने वाली थी, इसलिए मेरी शादी की तैयारियां फौरन से शुरू कर दी गईं। मेरे होने वाले शौहर के वालिदैन शादी के वक्त ही आने वाले थे। वो बहुत मसरूफ होते थे, इसलिए मेरे मंगेतर ने खुद ही रिश्ता कर लिया था। ठीक बारात वाले दिन मेरी उससे बात हुई थी। वो बहुत जल्दी में था, वालिदैन को एयरपोर्ट से लेकर आने वाला था। वो बारात से 1 घंटा पहले ही आए थे। मैं सौतेली माँ के साथ पार्लर गई हुई थी, जहां मेरा मेकअप होने वाला था। शादी का जोड़ा और बाकी चीजें सौतेली माँ ने इस खुशी में भी बना दी थी कि उनकी जान काली कलोटी से अब छूटने वाली थी। पार्लर वाली ने कहा कि हम मेकअप करके आपको इसके जरिए से शादी के लिए गोरा बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये कहकर इनकार कर दिया था कि मैं जैसी हूं ऐसे ही मुझे तैयार होना है, क्योंकि मेरे होने वाले शौहर को मेरी रंगत से कोई एतराज नहीं था। उन्होंने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि दुल्हन गोरी चिट्टी ही अच्छी लगती है, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। मुझे अपनी असलियत छुपाकर दुल्हन नहीं बनना था, इसलिए मेरी रंगत के मुताबिक ही मुझे तैयार किया गया था। मैं दुल्हन बनकर घर पहुंच गई थी। मेरी सौतेली बहनें मुझे देखकर हंसने लगी थी। उनका कहना था कि ये कैसा मेकअप करवा कर आई हो जो तुम पर दिख ही नहीं रहा। लेकिन मैं अपने दिल में मुतमईन थी कि मुझे इसी रंगत के साथ कबूल कर लिया गया था। मेरे घर वालों की तरफ से ज्यादा लोगों को मदऊ नहीं किया गया था। थोड़े बहुत खानदान वाले लोग ही मेरी शादी में शामिल होने आए थे। मेरे शौहर की तरफ से बारात लाने का वक्त हो रहा था। हम सभी उनके इंतजार में थे। देखते ही देखते हमारे घर के बाहर ढोल शादियाने बजने लगे। सभी बारात देखने के लिए बाहर भाग गए। मेरे दिल में अजीब कैफियत पैदा हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं अब इस घर में बस कुछ ही पल की मेहमान हूँ। चाहे मुझे यहाँ पर ज्यादा प्यार मोहब्बत ना मिला था, लेकिन फिर भी अपने घर को देखकर मुझे दुख होने लगा था। सौतेली माँ ने आकर मेरे चेहरे पर घूंघट उड़ा दिया था। देखते ही देखते सारे मेहमान घर में दाखिल हो चुके थे।
نکاح کے لیے ہم دونوں کو اکٹھا بٹھا دیا گیا تھا۔ میرا ہونے والا شوہر بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ نکاح سے عین 1 منٹ پہلے میری ہونے والی ساس آگے بڑھ کر میرے پاس آئی تھی اور کہنے لگی تھی، رکو بھائی رکو، میں پہلے اپنی بہو کو دیکھ لوں۔ جیسے ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ ساس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس نے وہیں بیٹھے اپنے بیٹے سے پوچھا، کیا یہی تمہاری پسند ہے؟ ہونے والے شوہر نے میرے منہ کی طرف دیکھتے اپنی ماں کو ہاں بولا تھا، لیکن ساس نے میرا گھونگھٹ واپس میرے چہرے پر پھینکتے ہوئے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا تھا۔ اس کے اس رویے پر سارے ہی باراتی انہیں غور سے دیکھنے لگے تھے۔ میرا منگیتر اپنی ماں کی منتیں کر رہا تھا، لیکن وہ اس کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ضد کرتے ہوئے میرے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے شوہر کو اٹھایا اور وہ دونوں بارات سے اٹھ کر واپس جانے لگے تھے۔ میرے دل پر ایک قیامت گزر رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ ہونے والی ساس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے تمام مہمانوں کو اپنے ساتھ واپس چلنے کے لیے کہا تھا۔ سارے ہی لوگ میرے گھر سے باہر نکل چکے تھے، صرف منگیتر میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے والدین نے پھر اندر آ کر اس سے کہا تھا کہ آج ہم واپس چلے جائیں گے اور اگر تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنی ہے تو ابھی اسی وقت ہم دونوں سے رشتہ ختم کرنا ہوگا۔ میرا منگیتر بہت کشمکش کا شکار ہو گیا تھا اور پھر آخرکار اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس نے اپنے گلے میں پہنا ہوا پھولوں کا ہار اتار کر میری گود میں رکھتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے معاف کر دینا سنبل، اور اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ میں زندگی میں کئی بار جو اپنے ساتھ ہوتا دیکھ چکی تھی، آج پھر میرے ساتھ وہی ہوا تھا، لیکن آج کا درد پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ پہلے کبھی شادی تک بات نہ پہنچی تھی، آج تو بارات آ کر واپس لوٹ گئی تھی۔ میں نے اس شخص سے بے انتہا محبت کی تھی اور اس پر یقین کیا تھا۔ وہ میری محبت کے ساتھ ساتھ میرے یقین کو بھی ٹھکرا کر چلا گیا تھا۔ اس دنیا میں کسی کو بھی کالی بہو قبول نہیں تھی۔ اب تو میں گھر والوں سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، کیونکہ یہ رشتہ تو میں نے خود ہی پسند کیا تھا۔ لیکن اس بار بھی میرے نصیب نے مجھے زناٹے دار تھپڑ مارا تھا۔ میرے بابا جو اس دفعہ میری شادی ہونے کی پکی آس لگا بیٹھے تھے، آج پہلی بار میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تیاریاں چھوڑ کر مجھے بیاہنے کی تیاریاں کی تھی، حتیٰ کہ بہن بھائی ہر کوئی گہرے صدمے میں چلا گیا تھا۔ ہمارے گھر کا ہر فرد جو جہاں پر تھا بیٹھا تھا وہیں پتھر بن گیا تھا۔ اتنی بے عزتی، اتنی توہین آج ہماری ہوئی تھی۔ پھر اس خاموشی کو توڑتے ہوئے میری سوتیلی ماں میرے پاس آئی تھی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ آخر تم ہماری زندگیوں سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ تمہارا کالا سایہ ہم سب کی جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ میرے بعد وہ میرے باپ کے پاس جا کر اسے کوسنے لگی تھی کہ کیا ایسے ہی دن دکھانے کے لیے تم نے مجھ سے شادی کی تھی؟ میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ ساری عمر تمہاری اس کالی بیٹی کا بوجھ اٹھا اٹھا کر میں تھک چکی ہوں، اور کتنی تذلیل کروانا باقی ہے۔ میرا باپ اپنے چہرے پر تماچے مار مار کر رونے لگا تھا۔ وہ سارے لوگ ایک دوسرے کو آسرا دینے لگے تھے، ہر کوئی ایک دوسرے کو سنبھلنے کی تلقین کر رہا تھا۔ میری جانب ہر کوئی حقارت بھری نگاہ ڈال کر چلا گیا تھا۔ میں دلہن بنی اسی کرسی پہ آنسو بہا بہا کر تھک چکی تھی، لیکن میرے لیے کسی کے پاس ایک لفظ تسلی بھرا نہیں تھا۔ مجھے کوئی سہارا اپنے لیے اس دنیا میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے رات کے 12 بج چکے تھے اور پتھر کے بت کی مانند وہیں ٹھہر گئی تھی۔ پھر آخرکار میں وہاں سے اٹھ کر باہر نکلی تھی، لیکن پورے ہی گھر میں میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ مجھے خودکشی کے خیالات آنے لگے تھے، لیکن ایک آخری بار میں نے ماں کی قبر پر جانے کا سوچا تھا۔ دلہن کے لباس میں سجی دھجی میں گھر سے نکل پڑی تھی۔ روڈ راستے سارے ویران پڑے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا میں اس دنیا میں بالکل ہی تنہا رہ گئی تھی۔ محبت کے ساتھ ساتھ کئی بار میرا مان بھی ٹوٹا تھا۔ تیز تیز چلتی میں سیدھا قبرستان پہنچی۔ اندھیرا تھا، پھر بھی مجھے کوئی ڈر نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ اس گورکن اور اس کی بیوی جس سے میں ڈرتی تھی، آج ان کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوئی تھی۔ ماں کی قبر سے لپٹ لپٹ کر میں خوب روئی تھی، چلائی تھی، لیکن یہاں کوئی دور دور تک میری آواز تک سننے والا نہیں تھا۔ یہ شہر خاموشاں تھا، مجھے کسی سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ روتے روتے میں تھک چکی تھی۔ میں کسی کی تسلی یا پیار چاہتی تھی، لیکن مجھے اس بھری دنیا میں کوئی ایسا نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے جا کر اسی گورکن کے کمرے کا دروازہ کٹکھٹایا تھا، کیونکہ اس دنیا میں آج اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا تھا جو دو بول ہی صحیح مجھے تسلی دیتے۔ دروازے پر اس کا شوہر کھانستا ہوا نکل آیا۔ اسے لگا تھا کہ شاید کوئی میت دفنانے آیا ہوگا،
लेकिन आज उनके दरवाजे पर एक जिंदा लाश खड़ी थी। मुझे देखते ही उसने हैरानी से अपनी बहू को आवाज दी थी। वो परेशान होकर फौरन दरवाजे के पास आई और मुझे देखते ही परेशान होकर कहा, क्या हो गया? वो सवाल पे सवाल किए जा रही थी। क्या तेरी शादी हो रही है? क्या तू शादी से भाग कर आई है? लेकिन रोते रोते मेरी हिचकियां बन चुकी थी। मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उसने हाथ से पकड़कर मुझे अंदर किया था और सुकून से बैठकर पूछने लगी थी। मैंने रोते रोते उसे अपनी सारी कहानी बता दी थी। उसने कुछ सोचते हुए मुझे एक कागज थमाया था और बोली थी कि तेरे सारे दुखों का मदावा इसी से होगा। मैं थोड़ी देर वहां रुककर घर चली आई थी। मैं अपने कमरे में जाकर दरवाजा खोला और वो कागज खोला तो उसमें सूरह जिन का एक वजीफा लिखा हुआ था। मैंने कपड़े बदल कर वजू किया और उस वजीफे के मुताबिक सूरह जिन पढ़ना शुरू कर दी। पढ़ते पढ़ते ना जाने कितना वक्त गुजर गया था। मैं जिस कर्ब से गुजर रही थी उसके बाद अब मुझे वक्त और आराम की कोई सुध ना रही थी। दूर दूर से अजान की आवाज आना शुरू हो गई थी। मुझे समझ आ गई थी कि पढ़ते पढ़ते मुझे पूरी रात गुजर चुकी थी। जैसे ही मैं उस लिखे हुए तरीके के मुताबिक आखिर बार पढ़कर ख़त्म किया, अचानक से मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा रोशनी नमूदार होने लगी थी। ऐसे जैसे किसी चीज़ में आग लग गई हो, लेकिन वो रोशनी आग की तरह होते हुए भी उसमें तपिश का कोई एहसास तक नहीं था। धीरे धीरे वो रोशनी सिमट कर एक जगह इकट्ठी हो गई और मेरे सामने एक खूबसूरत नौजवान उसी शक्ल से निकल कर खड़ा हो गया था। मैं अपनी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मुझे समझ आ गया था कि ये मेरा वजीफा कामयाब हुआ है और इसी के नतीजे में एक जिनजात मेरे सामने आया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या तलब करूं। तभी उसने अपनी मनमोहनी आवाज में पूछा था, क्या आपने जिस काम के लिए मुझे बुलाया है वो हुक्म करें। मैंने कहा कि मैं इस दुनिया की सताई हुई हूँ, मुझे अपने सारे दुखों का मदावा करना है। मैं तन्हा होकर रह गई हूँ। कोई इंसान ऐसा नहीं बचा जो मुझे कबूल करे या दो पल बैठकर मेरी तकलीफ बांट सके। वो मेरे करीब आया और मेरे पास बैठकर मुझे तसल्ली देने लगा। उसने कहा कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी गई है, अब मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं होने दूंगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझे अपनी आगोश में ले लिया था और मैं उसके सीने पर अपना सर टिकाते हुए सुकून महसूस कर रही थी। उसके पास जाकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गई थी। पता ही न चला था कब मैं उसके कांधे पर आंखें बंद करके सो गई थी। बहुत सुकून की गहरी नींद के बाद बाहर से आने वाली घरवालों की आवाजों पर मेरी आंख खुल गई थी। वो उसी तरह बैठा मेरे चेहरे की तरफ निहार रहा था। दिन की रोशनी में भी मैं उसे वाज़े तौर पर देख सकती थी, लेकिन उसने अब मुझसे जाने की इजाजत मांगी थी। मैंने एक नई नवेली दुल्हन की तरह उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने के लिए कहा था, लेकिन उसने कहा कि ये मेरी दुनिया नहीं है, मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो चुकी थी कि अब एक पल के लिए उससे दूर जाता देख नहीं सकती थी। उसने मुझे कहा कि अगर मुझसे मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। वो पता मेरे हाथ में देते हुए गायब हो गया था और मैं ये सोचती रह गई थी कि वो ख्वाब था या हकीकत थी। दिन खासा निकल आया था, लेकिन मैं थी कि उसके ख्यालों से निकल ही नहीं पाई थी। काफी वक्त वहीं बैठे रहने के बाद मैं जब अपने कमरे से बाहर निकली तो घर का हर फर्द मुझे हकारत भरी निगाह से देख रहा था। शायद उसकी वजह यह थी कि कल ही मेरी बारात वापस लौटी थी और आज मुझ पर उस सब का कोई असर नहीं था। लेकिन उस जिनजात से मिलकर मैं इतनी खुश हुई थी कि किसी बात का मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं मानती थी कल मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को भी बहुत सदमा लगा था, क्योंकि उनकी भी इस बात से बहुत बेइज्जती हुई थी, लेकिन मुझे किसी से कोई हमदर्दी हासिल नहीं थी। मुझे भूख महसूस होने लगी तो मैं किचन में अपने लिए नाश्ता लेने गई, लेकिन वहां मेरे लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। सुतेली माँ मुझे किचन में जाते और बाहर आते देख रही थी। फिर तंजिया अंदाज में बोलने लगी कि हमें लगा था कि तू आज रात कोई ऐसा कदम उठाएगी कि हमेशा के लिए हमारी जान छूट जाएगी, लेकिन तू तो इतनी बेशर्म है, सुबह होते ही खाना खाने पहुंच गई। मैं उनकी बातों का कोई जवाब दिए बिना वापस अपने कमरे में चली आई थी। सुबह से फिर रात हो गई। मैं भूखी प्यासी कमरे में मौजूद थी। सुतेली माँ जानबूझकर मुझे सताने के लिए किचन में कुछ न कुछ पका हुआ नहीं छोड़ती थी और मैं कुछ पकाने लगती थी तो अपनी बातों के तीर चलाकर मेरे दिल को खराब कर देती थी। पूरा दिन मेरा उनकी बातें सुनते हुए गुजरा था। रात फिर से कब्रिस्तान की तरफ चली गई थी। उसी कब्रिस्तान वाली औरत की झोंपड़ी में मैंने आज खाया था। वो सिर्फ गोश्त पकाती थी, लेकिन आज उसके खाने से मुझे कराहत महसूस नहीं हुई थी। मैं खाने में मगन थी। वो बोली कि तू चली जा उसके पास,
میں نے کہا کس کے پاس؟ وہ بولی اسی جنزات کے پاس جو تجھے پتہ دے کر گیا ہے، تو اسی کے پاس خوش رہے گی، یہ ظالم دنیا کبھی تیری قدر نہیں کرے گی۔ میں واپس گھر آئی۔ ہمیشہ کی طرح سب لوگ آج سوئے نہیں تھے، بلکہ سارے ہی گھر والے بیٹھے میرے انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا، سب سے پہلے والد نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر لگایا، اور ساتھ ہی سوتیلی ماں بولی، کہاں منہ کالا کروانے گئی تھی؟ ایک عاشق تو تیرا کل رات بارات لے کر واپس چلا گیا، اور کتنے ہیں جن سے تو ملتی رہتی ہے۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا کہ میں قبرستان گئی تھی اپنی ماں کی قبر پر، لیکن کسی نے میرا یقین نہیں کیا، یہ کہہ کر کہ مری ہوئی ماں بہانہ بنا رہی ہو تاکہ اس سے کوئی پوچھ بھی نہ سکے۔ پھر ماں اور باپ نے آج مجھے بہت مارا تھا، اور سب اپنی اپنی بھڑاس نکال کر چلے گئے تھے، اور میں نے بھی آج اپنی زندگی کا آخری فیصلہ کر لیا تھا۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کی دنیا چھوڑ آئی تھی۔ اس ٹیکسی میں بیٹھ کر میں اس کے پاس پہنچی تھی۔ وہ جنزات تھا جو سورج جن کے وظیفے کے ذریعے میرے پاس آیا تھا۔ وہ ایک ویرانے گھر میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ جب میں اس سے ملی تو وہ مجھے لے کر اس ویرانے گھر سے نکل آیا تھا، اور ہم چلتے ہوئے ایک بستی میں پہنچے تھے۔ وہ جنوں کی بستی تھی۔ ان کے گھر خیموں کی طرح کے تھے جو ایک بڑے سے میدان میں لاکھوں کی تعداد میں بنے ہوئے تھے۔ وہ مجھے ایک خیمے کے اندر لے آیا تھا، لیکن وہ جو باہر سے خیمہ معلوم ہوتا تھا، اندر جا کر وہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ اتنا خوبصورت اور عالیشان گھر دیکھنے کا میں نے اپنی دنیا میں تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ دن ہم نے اسی گھر میں ساتھ گزارا تھا، اور اگلے دن جنوں کی تمام برادری ایک کھلے میدان میں جمع ہو گئی تھی۔ پھر میرا شہزادہ سب کے سامنے مجھے اپنی دلہن بنا کر لے آیا تھا۔ وہیں ہمارا نکاح ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ہم کبھی جنوں کی دنیا میں رہتے تو کبھی انسانوں کی دنیا میں۔ وہ میرے ساتھ انسانوں کے روپ میں رہتا تھا۔ اسے دیکھ کر کبھی کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک جن ذات ہے اور میں انسان ہوں۔ ہمیں ہر کوئی بہت ہی عبرت سے دیکھتا تھا، کیونکہ میں سانولی سی لڑکی تھی اور وہ بہت ہی حسین تھا، لیکن پھر بھی ہماری زندگی مکمل تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔